वो सास भी कभी बहू थी वाली वहाँ तेवर दिखा रही है, एक्टिंग दिखा रही है पार्लियामेंट में खड़े होके। मंत्री है, बलात्कारियों की मंत्री है तू। मोदी इंडिया नाम जब आता है तो कैसे बौखला जाते हैं इंडियन मुजाहिदीन के साथ में, और वो कौन सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जोड़ते, उसको इंडियन एयरफोर्स के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में क्यों नहीं जोड़ते? और अगर इसको जोड़ना है तो फिर मोदी को ललित मोदी के साथ क्यों ना जोड़ा जाए, नीरव मोदी के साथ में क्यों ना जोड़ा जाए? मतलब सब क्या बोलते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, ये सब जो जितना झूठ है वो जितना झूठ परोसे जा रहा है। और इसमें सारी की सारी मीडिया, जिसको आप बोलते गोदी मीडिया, वो सब सारी चुप है। अगर ये गोदी मीडिया जाग जाए ना सर, महीना 2 महीने में ये पूरे नंगे हो जाएंगे, पूरे नंगे हो जाएंगे। इनका कुछ नहीं है, अभी जो दिखा रहे हैं उसमें कोई मतलब नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और मंडे को हम अविनाश काकड़े जी से बात करते हैं। अविनाश काकड़े जी बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अविनाश काकड़े जी से जो आज हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम का जो इफ्तिताह किया है, इनॉग्रेशन किया है, उसमें कुछ चीजें बहुत ही दिलचस्प हुई हैं। कुछ तो उनकी तकरीर में जो बातें आई हैं उस पर चर्चा करनी है। और जो उन्होंने ड्रोन उड़ाया है, वो ड्रोन उन्हीं ने उड़ाया या किसी और ने उड़ाया? ये एक दिलचस्प सवाल। अब तक कुछ ऐसी वीडियो आ चुकी होंगी जिससे आपको काफी कुछ अंदाज हो गया होगा, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी में क्या कुछ हो रहा है, अपोजिशन एक साथ आती जा रही है, उनकी स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। नाम रखा जा चुका इंडिया, INDIA, जो अपोजिशन का अलायंस है। अब बीजेपी में इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए कमेटी बनी है। वो कमेटी में क्या कुछ है, क्या नया है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अभी जिस तरह से मणिपुर के हालात हैं, मणिपुर के हालात देखिए बिल्कुल एक ही तरह से पैटर्न नजर आ रहा है जैसे सन 2001 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ जो फसादात हुए थे वो, और मणिपुर में इस वक्त ईसाइयों के खिलाफ, कुकीज के खिलाफ। ये बिल्कुल एक जैसा पैटर्न इसलिए है कि तकरीबन 3 महीने हो गए और 3 महीने अभी ऐसा नहीं लग रहा कि मणिपुर के हालात कंट्रोल हो रहे हों। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 3 घंटे में मणिपुर के हालात के बारे में रिपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर में इस वक्त अपोजिशन के एमपीज गए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अब तक भी जाने का फैसला नहीं किया है। ऐसी हालत में ये बहस करना, ये चर्चा करना बहुत ही अहम है कि जब देश में निर्भया का बहुत ही अफसोसनाक जो वाकया हुआ था, उस वक्त हमारी मॉरलिटी क्या थी, और आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, अब हम कहां हैं, देश कहां है, इस सब पर बात कर रहे हैं हमारे साथ अविनाश काकड़े जी। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत मंडपम में आपको कैसे लगे? क्या कुछ खास बातें थी जो आपके जहन में रह गई कि उस पर चर्चा की जानी चाहिए? नमस्कार। आप हर वक्त हमें बुला के मौका देते हो, बहुत अच्छी बात है। आपका शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी शुक्रिया। भारत मंडपम जी जो भाषण में मोदी जी कहते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता जो हमने सोच लिया। क्या सोच लिया? तो ये इतना बड़ा हमने बना लिया भवन। अब आपको बता देता हूं कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ये इंदिरा जी ने बनाया था, मोदी जी ने नहीं बनाया। जो ये बिल्डिंग बनी है वो बिल्डिंग 2006 में
उसको बिल्डिंग बनाने के लिए 1260 करोड़ रुपया अलॉट जो किया था, वो उस वक्त की सरकार ने किया था, मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। मतलब झूठ की पराकाष्ठा करते हैं मोदी। अब इलेक्शन के मोड में आ गए हैं, वैसे भी रहते 5 साल इलेक्शन के मोड में, मगर इलेक्शन के साथ झूठ परोसने की मोड में आ गए। मोदी जी ये नहीं बताते कि 15-15 लाख रुपए जो आने वाले थे, अभी एक रिपोर्ट आई है कि 3 गुना हो गया काला धन। मतलब अब 45-45 लाख रुपए मिलेंगे क्या? इसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बारे में मैं सुनना चाहता था मोदी जी से कि अभी वो उतना हो गया है, 3 गुना बढ़ गया काला धन वो हमारे स्विस बैंक में, तो हमको अभी क्या 45 लाख रुपए मिलने वाले हैं? इसके बारे में नहीं बोलते। दूसरा झूठ, उन्होंने बोला कि 2027 तक भारत तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा। और इसके लिए पूरे पन्ने के पन्ने एडवर्टाइजमेंट चल गए, सारे लोगों ने बता दिया कौन से एजेंसियां उसके बारे में। मतलब आप इको रैप करके एसबीआई रिसर्च और कितनी सारी एजेंसियां उन्होंने बता दिया कि हाँ ये ऐसा होने वाला है, इतना होने वाला है। मुझे ये समझ में नहीं आता सर, उसमें जैसे इंश्योरेंस के क्लॉज में नीचे लिखा होता है ना, स्टार बना के, कंडीशन लागू, शर्तें लागू, वैसा उन्होंने लिख दिया है। वो नहीं एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा, वो उन्होंने लिख दिया उसमें कि उसके लिए भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ 8.4 होनी चाहिए। और हमारी ग्रोथ क्या बता रही है? आपको ग्रोथ बता देता हूं। आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ 2018 में थी 6.44, उसके बाद में 19 में हो गई थी 3.87, नोटबंदी और ये सब जो हरकतें हमने कर दिया था, उसके बाद में हो गई थी -5.83। उसके बाद में बढ़ी थी, क्योंकि ग्रोथ रेट तो ऐसे होते हैं कि पिछले वक्त कितनी ग्रोथ हुई भाई, 100 रुपए का अगर इकोनॉमी है हमारी तो 108 बढ़ेगी तो 8% होगा ना। मगर पिछले वक्त अगर 96 था तो अब बढ़ेगी कितनी? तो ये 4% बढ़ी है, जो उसके निगेटिव के कारण उसको 9.5 बता रहे हैं। उसके बाद में 6.83, 5.89, 6.33, 6.21, 6.7, 6 और 6.04, ये उनका प्रोजेक्शन है। मैंने आपको भेज दिया है कि ये इनका मतलब जो इसको कंट्रोल करता है, जो इसको समझता है कि कैसी होती है इकोनॉमी के लिए ग्रोथ रेट, मार्केट कैसी दिखाई दे रहा है और ग्रोथ कैसे होगा, ये समझाने वाला ये चार्ट है। इसमें कहीं नहीं दिखाई दिया 8.4, और मोदी ने सरासर गलत बात और झूठ बात बोल दिया कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि 80 के और 90 के दशक में हमारे यहाँ 100% जो भी प्रोडक्शन होता था 100% देश में होता था। आज के तारीख में हमारा प्रोडक्शन का 20% हमारे देश में होता है। वर्ल्ड जगत गुरु बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, भाई के भरोसे लुगाई नहीं होती सर, अपनी ताकत लगती है उसके लिए, अपने को करना पड़ता है ना उसके लिए प्रयास। जी जी बिल्कुल। तुम्हारा प्रोडक्शन 80% गिर गया, मतलब 20% रह गया, तुम जितना 80% है वो बाहर से लाते हो और तुम बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमने सेमीकंडक्टर जो अभी लफड़ा हो गया सेमीकंडक्टर का, उसमें 76,000 करोड़ का दान दे दिया था उस कंपनियों को। हमने वहां 50 से 70% उन इंडस्ट्री को, उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए गुजरात में जो ट्रांसफर कर लिया था, उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए बैंकों को डायरेक्शन दे दिया था कि 50 से 70% तक इनसिक्योर्ड लोन दे दो। बात समझने की है। एक तरफ कंपनियां लूट रही है, मोदी इंडिया नाम जब आता है तो कैसे बौखला जाते हैं, इंडियन मुजाहिदीन के साथ में और वो कौन सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जोड़ते, इसको इंडियन एयरफोर्स के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में क्यों नहीं जोड़ते? और अगर इसको जोड़ना है तो फिर मोदी को ललित मोदी के साथ क्यों ना जोड़ा जाए, नीरव मोदी के साथ में क्यों ना जोड़ा जाए? मतलब सब क्या बोलते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, ये सब जो जितना झूठ है वो जितना झूठ परोसे जा रहे हैं। और इसमें सारी की सारी मीडिया, जिसको आप बोलते गोदी मीडिया, वो सब सारी चुप है। अगर ये गोदी मीडिया जाग जाए ना सर, महीना 2 महीने में ये पूरे नंगे हो जाएंगे।
पूरे नंगे हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं है। अभी जो दिखा रहे हैं उसमें कोई मतलब नहीं है। और ये सेमीकंडक्टर का हमारे यहाँ इतना क्यों कुर्बान है मोदी जी? तो आपको पता है, चाइना से लेता था अमेरिका सेमीकंडक्टर, चाइना ने आके दिखाया। चाइना ने कोरोना के वक्त उनको मोहताज कर दिया था कंडक्टर के लिए, तो इन्होंने इनको बोल दिया कि आप कुछ करिए, और हम तो पूरे न्योछावर हैं अमेरिका के लिए, तो हम कुछ भी बेचने को तैयार है, कुछ भी। हमारा दरो दीवार इज्जत सब कुछ बेचने को तैयार है। बिना वजह हमारा प्रोडक्शन 20% नहीं रह गया, 80% हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं बाहर से, और उसके बाद में भी दम हम उस तरीके से भरते हैं। उसका कारण है कि हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी पूंजीवाद की एक्सेप्ट कर लिए। ये जब तक ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारी पूंजीवाद की नहीं एक्सेप्ट किया था हमारे देश में, हमारा देश का अस्तित्व बहुत अच्छा था, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होता है आपने देखा होगा? ये बता दें, आम जनता को समझ में आ जाए ट्रिकल डाउन इकोनॉमी क्या है, और इसका इंपीरियलिज्म से या जो साम्यवाद है उससे क्या ताल्लुक है, और भारत उसे कैसे एक्सेप्ट कर रहा, क्या कुछ है? देखो, हमारे देश में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये व्यवस्था थी। इकोनॉमी हमारी समाजवादी इकोनॉमी थी। मतलब सबको बढ़ाना है, छोटे बड़े उद्योग और ये सब, मतलब सरकारी उद्योग नहीं रहेंगे तो हमने जो उसको प्राइवेट भी नहीं रहेंगे, सरकारी भी नहीं रहेंगे, उसका मिडल पाथ हमने किया था। ठीक है ना? ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो होती है कि पूंजीवाद को इतना ज्यादा बढ़ा दो, इतने ज्यादा। आपने देखा होगा पुराने पिक्चर आते थे 80 के दशक के, जो पिक्चर आते थे जिसमें ग्लास के ऊपर ग्लास, ग्लास के ऊपर ग्लास रख के और वो दिखाते थे। सबसे ऊपर उन्होंने अगर लीकर डाला तो ऊपर की लीकर नीचे के ग्लास में आके और नीचे के ग्लास भरना शुरू हो जाते थे। ट्रिकल डाउन थ्योरी जस्ट लाइक वो ग्लास की वो पिरामिड जैसी है कि हम जो पैसे वाले हैं, जो लूट से पैसे कमाया होगे या जैसे भी कमाया होगे, उनको ज्यादा बड़ा करे, उनको ज्यादा बड़ा करते रहे, और उसके माध्यम से फिर गरीबों का भला होने की बाट जोते रहे। ये हमारी जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी का परिणाम आपको बता देता हूं कि आज के तारीख में अमेरिका में 3,70,00,000 लोग विपन्न अवस्था में जी रहे। 3,70,00,000 जिस अमेरिका में जी रहे, इनकी थ्योरी के कारण। वहां का किसान करीबन 80% से ज्यादा किसान उजड़ चुका है, समाप्त हो चुका है। जो हमने किसान बिल लाके उसको करने का प्रयास किए थे, भला हो उन सरदारों का, हरियाणवी लोगों का, जिन्होंने वो बिल को तोड़ा, उस तरीके से वापस लेने के लिए बाध्य किया। वो ट्रिकल डाउन थ्योरी का ही एक पार्ट था कि सारा का सारा उद्योग भी उनके हाथ में चले जाए, बैंक भी उनके हाथ में चले जाए, इकोनॉमी भी उनके हाथ में चले जाए, एग्रीकल्चर फील्ड भी उनके हाथ में चले जाए, मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी भी उन्हीं के हाथ में चला जाए, जो अमेरिका में गई हुई है। आज सारे दुनिया की 5 कंपनियां अमेरिका में बसती है, वो क्राइम के सिवाय कुछ नहीं करती। मतलब इकोनॉमिकली क्राइम किसको कह सकते हैं? तो आप वहां की 5 कंपनियां रोज दिन दुना रात चौगुना उनकी इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, और अमेरिका की अवस्था यह है कि 3,70,00,000 लोग 2 वक्त के खाने को मोहताज है। एक आपने देखा होगा कि हमारे हैदराबाद की लड़की वहां पढ़ने के लिए गई थी, बहुत सारी न्यूज चल रही थी, और उसके फटे कपड़े फटे हाल में वो किसी मंदिर मस्जिद के बाहर मिली। किसी ने इसको इन्फॉर्म किया तो माँ बाप गुहार लगा रहे कि हमारी बच्ची हमको वापस करवा दो। ये हालत है। वहां जाके जितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, वहां इकोनॉमी का दर इतना बुरी तरीके से टूटा हुआ है ये ट्रिकल डाउन थ्योरी से कि अब रोजगार नहीं बचे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं वहां के लड़कों को, और फिर यहाँ से पैसे लेके कर्जा लेके वहां चले गए। अब उनको सूझ नहीं रहा है कि हम करें क्या, किस तरीके से करें, तो वहां बुरी अवस्था हो गई। उसी पीरियड में, उसी 10 सालों में चाइना ने गरीबी रेखा से 80 करोड़ लोगों को ऊपर खींचा। जो समाजवादी इकोनॉमी होती है, पूंजीवाद कहां गिर गया, और ये इन्होंने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ऊपर ले लिया चाइना ने। और हमारी हालत तो आपको पता है, 5 किलो अनाज दे रहे हम,
85 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे हमने डाल दिया। 29 करोड़ थे या 31 करोड़ थे, इस पे सुषमा स्वराज जी अरे अरे 2013 में। साहब, मोदी जी तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे देश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, नई मिडिल क्लास पैदा हुई है जो सबसे बड़ी तादाद है, और ये देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा, 85 करोड़ आपने बताया कि इतने लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो ये कौन सी, किस तरह से इसे मोदी जी, सर ये मोदी जी जो कहते हैं वो यही तो झूठ गिना रहा हूं मैं, क्या क्या हाँ, झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने जो कहना था वो कह दिया। हाँ, आपका उद्योगपति जैसा उन्होंने 5 लोगों को पैसे वाला बना दिया, हमारे यहाँ तो 2-3 लोगों को ही बनाया। हाँ, और ये 2-3 लोगों में सबसे ऊंचा जो है, जिसका झंडा डूब रहा था, तो सारा देश का जो फंड है, प्रोविडेंट फंड वाला होगा, इंश्योरेंस वाला होगा, जितने फंड है उसको लगा के उसको संभालने का प्रयास किया। उसने इतना सारा एम्पायर में 22,000 लोगों को रोजगार दिया है, जबकि करोड़ों लोगों को टाटा ने रोजगार दिया है। उससे तो बेहतर वो जो ये था ना अंबानी, वो उससे लाख गुना बेटर था। हाँ, अडानी से लाख गुना बेटर है। उसने भी कुछ रोजगार दिया है, कुछ रोजगार बांटा है, ये तो कुछ नहीं किया। तो ये अमेरिकन जो इंडस्ट्री है जो लूट रही है, उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से ये मोदी साहब के जिसमें शेयर लगे हुए हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये तो सारा दुनिया कहने लग गई है कि उसमें पैसे जितने भी ब्लैक मनी है हमारे देश का, वो सारा का सारा शेयर के माध्यम से वापस जो आ रहा है, वो खाली मोदी सरकार की जो माने रसूखदार लोग हैं उनका पैसा है। तो ये जो थ्योरी में, ट्रिकल डाउन थ्योरी में, हमारे देश को 100 करोड़ लोगों को इनको विपन्न अवस्था में सोच भी नहीं सके, समझ भी नहीं सके, आवाज भी उठा ना सके, अपनी डिमांड भी ना कर सके, डिमांड भी समझ में ना आ जाए, शिक्षा की बात ना करे, स्वास्थ्य की बात ना करे, तो बात कौन सी करे? 2 वक्त के खाने की। आपने देखा होगा कूड़ा बीनता हुआ एक आधा भिखारी देखा होगा, या भूखा एक आधा आदमी देखा होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको कपड़ा समझ में नहीं आता है, उसको रोजगार समझ में नहीं आता है, उसको शिक्षा और वो स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात है, उसको समझ में आता है मेरे पेट में कुछ जाना चाहिए। उस अवस्था में हमको 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को डालना है और उस अवस्था में ले जाना है, इसलिए ये सारी इकोनॉमिकल नौटंकी और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, ये झूठ कब तक चलेगा, क्या है? देखिए, अभी 2024 के इलेक्शन सर पे हैं, और ऐसा समझा जा रहा है कि जिस तरह से अपोजिशन इकट्ठी होती जा रही है, सारी पार्टियां मिलकर के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हैं। क्या आपको अब इस वक्त ये अपोजिशन की तैयारी, बीजेपी को हराने की तैयारी, दूसरी तरफ मोदी जी का ये कहते रहना कि हम देश, तीसरी बार अगर आप हमें मौका दोगे तो हम देश की इकोनॉमी को तीसरी सबसे वो बड़ी उसने बोला इकोनॉमी था, कर देंगे, इसलिए इससे बोला पहले, था उन्होंने। हाँ, इससे पहले भी वो जो आपने 15 लाख वाली बात कही, देखिए वो जो 15 लाख जब नहीं आए तो अमित शाह जी ने कहा था कि वो तो जुमला था, सियासी जुमला था। तो ये अब भी तो ये कह सकते हैं कि साहब हम तो झूठ बोल रहे थे, आपने यकीन क्यों किया? तो यकीन करने वालों की गलती है, ना कि झूठ बोलने वालों की। अब वो ये अगर कहना शुरू कर दें तब आप क्या कर लेंगे, देश के लोग क्या कर लेंगे? नहीं देखो, आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि उन्होंने जुमला बोल दिया, ये कर दिया, मगर कुछ ऐसे भक्त भी तो है कि जब तक मोदी 15 लाख रुपए नहीं देता हम उसी को जिताते रहेंगे, बोलने वाले भी तो भक्त है ना यहाँ। जी 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 जी। हम राह देख रहे 15 लाख की, तो अब तो लेकिन 45 लाख का झुंझुना है कि 3 गुना हो गई है वो काली इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, तो हमको 45 मिलने वाले हैं। और ये मोदी के सिवा और कोई दे नहीं सकता। ये प्रचार प्रसार करने वाले भक्त भी बहुत है, चारों तरफ भक्त दौड़े लेकिन पड़े हैं। लेकिन 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 ये काला धन बढ़ने को अगर देश के लोग तरक्की मान बैठे कि तब हमें 15 मिल रहे थे अब 45 मिलेंगे, तो फिर तो काले धन के लिए लोग दुआ करेंगे कि सारे देश का काला धन हो जाए और हमें मिल जाए कुछ पैसा, अगर इस सर हालत में। हमारा देश 20 रुपए लीटर पानी की बोतल बिक रही है, उसको तरक्की मान रहा है कि नहीं मान रहा है? जी जी। जिस देश हाँ, में हम 60-70 सालों में पीने का पानी नहीं दे सके, हाँ, उस देश में 10 रुपए 20 रुपए की बोतल पानी की बिकती है, इसको हम प्रगति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ। आप सही बताइए। जी जी जी। ये 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 तो बिल्कुल ऐसा है। पानी वाला
हाँ, खुद को क्या मानता है, रिच क्लास में मानता है, रसूखदार क्लास में मानने लग जाता है कि बिल्कुल अब बिल्कुल। अभी मैं टैप वाटर नहीं पीता हूँ, मैं तो मैंने बोतल का पानी पी रहा हूँ। हाँ तो हाँ ये जैसा ये मामला होता है ना, हाँ ये मामले को जैसा घुमा रहे हैं ना मोदी जी, उसको उगाड़ने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है। ये आपके जैसे जो मीडिया है उसको ये स्प्रेड करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गोदी मीडिया तो करेगा नहीं। गोदी हाँ मीडिया तो सारा उनके साथ में उनका प्रचार करने में लगा है। नीचे वो लिख देते हैं शर्तें लागू। हाँ, शर्त है लागू, कंडीशन अप्लाई। और हम देखते हैं जैसे रेडियो पर वो नहीं आता, एडवर्टीजमेंट आता, और उसमें आखिर में शर्तें लागू को भी इतनी तेजी से बोल जाते हैं ताकि कोई सुन ही ना सके कि शर्तें भी कुछ हैं इसमें। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। अभी आपको ये जो अपोजिशन की तैयारियां हैं वो आपको कैसी लग रही हैं? क्या आपको भी जैसे बहुत से लोगों को उम्मीद हो रही है कि तब्दीली होगी? आपको क्या लगता है, आपका अपना क्या असेसमेंट है? देखो, आपको देखा होगा अपने ईडी के जो डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन इन्होंने मरते मरते दिलवा दिया। हाँ ऐसी ऐसी कलाकारी करते हुए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपने देखा नहीं होगा कि चीफ जस्टिस नहीं मान रहा है तो सेकंड चीफ जस्टिस या सेकंड के रैंक के नेता इसके पास में, जुडिशियरी के पास में लगाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया और उसको एक्सटेंशन 1.5 महीने का ले लिया। हाँ ये जो है, इसके टारगेट पर 4-5 लोग है। तेजस्वी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, शरद पवार जी है। ये ऐसे कुछ लोग हैं, उन्होंने उनके टारगेट पे रखे हैं कि इनको तोड़ो। हम्म, अगर इनको डर नहीं लगता तो ये तोड़ने की बात क्यों करते हैं? हम्म, जगह जगह तोड़ने की बात ये इसीलिए कर रहे हैं। और तोड़ने वाले भी, टूटने वाले भी बहुत होशियार है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं हम्म, और कुछ लोग सस्टेन कर हम्म, जाते हैं। तो अभी जिनको ये तोड़ना चाहते हैं उनमें ज्यादातर सस्टेन करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। वो हम्म, अभी उस तरीके से झुकेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, ये अगर उन्होंने 300 350 जगह भी 1-to-1 फाइट हो गई या 1-to-1 कर लिया फाइट, तो हम्म, मोदी 150 से ऊपर नहीं जाएंगे। हम्म, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। बढ़ने के चांसेस अब साउथ में खत्म, हम्म, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने आग लगा दिया, नॉर्थ ईस्ट में बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। हम्म, उसके बाद में अभी जो जहां 1-to-1 की फाइट होगी, वेस्ट बंगाल से लेके बिहार से लेके उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा 1-to-1 होता है कि नहीं, क्योंकि मायावती अभी भी उनके पेरोल पर काम कर रही है। मगर बाकी जगह पर बुरी हालत है। आपने देखा होगा कि ये अभी मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र से खबर है, आपके राज्य से, कि इलेक्शन कैंपेन में राहुल गांधी, शरद पवार जी और उद्धव ये मिलकर के कैंपेन चलाएंगे इलेक्शन के लिए। तो अगर ऐसी हालत बनी देश के और राज्यों में भी, तो बहुत ही सीधा सीधा फाइट नजर आ रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 300-350 सीटों पर अगर 1-to-1 हो गया तो बीजेपी को 150 भी नहीं आएंगी। तो क्या क्या कुछ और आगे की, क्या आपके पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी? आपको पता है कि हमारा शेर जो है, जो हालांकि शेर नहीं है, वो शेर की यानी खाल ओढ़े हुए है, वो अकेला निकलने वाली बात थी तो 38 को साथ में ले लिया। आज तो उनकी अवस्था ऐसी हो गई है कि वो जो इमली के पत्ते होते हैं ना, भाई खाने का जो पत्तल बनाता है वो बड़े पत्तों से बनती है, 8-10 पत्ते मिलके बन जाता है। ये तो इमली के पत्ते से बनाने की सोच रहे हैं अब। हाँ ये डरे हुए हो, कितनी बुरी हालत है देख लो कि इमली के पत्ते इकट्ठा करके, वो छोटे छोटे पत्ते इकट्ठा करके और ये थाल बनाने की सोच रहे हैं अब। और इसलिए इन्होंने इनका जो बनाया नया, उसमें पचमंदा मुस्लिम और पचमंदा के मामले और राधा मोहन अग्रवाल तक को लिया, जो राधा मोहन अग्रवाल को इन्होंने टिकट नहीं दिया था। गोरखपुर सदर की टिकट जिसकी काटा था उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। वसुंधरा राजे को इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और उसने अल्टीमेटम दे दिया 15 तक मुझे सीएम घोषित करो, नहीं किया तो मैं देख लूंगी मतलब तीसरा मैं मोर्चा बना दूंगी वहां। तो ये इनकी हालत तो खराब है। ये कितना भी सेकी बगार ले, कितनी भी बात कर ले, ये ईडी बीडी है जब तक थोड़ा सा इनका चल रहा है। जिस दिन इनके हो गई 150-200 सीटें हो गई, ईडी वीडी सब इनके ऊपर लागू हो जाएगी। क्योंकि इतने के मैंने पिछले वक्त आपको बताया था कि वो जो महिला यानी ये थी, पहलवान थी,
उनकी अल्प वाली जो अल्पमत उम्र वाली अवयस्क जो लड़कियां थी, उनके ऊपर जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मोदी जी को उन्होंने 1 साल पहले दिया था। पॉक्सो का कानून ये कहता है कि अगर गुनाह होते हुए गुनाह के बारे में सुना हुआ आदमी और जिसने गुनाह के बारे में छुपाया है, ऐसे आदमी पर भी पॉक्सो के अंदर कार्रवाई होती है और मोदी साहब डॉक्यूमेंटली प्रूव हो जाएंगे कि ये पॉक्सो के आरोपी है। तो ये होने वाला है और इसकी ये बौखलाहट है। ये जो बुरी तरीके से बौखलाहट चल रही है, वो बौखलाहट ही ये बता रही है कि कहीं ना कहीं इनका ट्रिकल डाउन इकोनॉमी नहीं, इनका ट्रिकल डाउन यानी क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स होने वाला है। पॉलिटिक्स होने वाला है। अच्छा, वो एक चीज रह गई बीच में, ये जो झूठ बोलने का जो आपने बताया कि क्या क्या झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, ये एक ड्रोन उड़ाते हुए भी नजर आए। वो ड्रोन के बारे में क्या कुछ है? अरे ड्रोन का मैंने आपको भेज देता हूं मैं आपको, ये वो ड्रोन का एक लड़का उनको समझा रहा है कैसे उड़ाते, क्या उड़ाते वगैरह समझा रहे हैं उनको। तो मोदी जी ने थाल हाथ में ले लिया, वो जो ड्रोन का वो होता है ना, ड्रोन का रिमोट हाथ में ले लिया। और एक ऊपर वाला जो कैमरा था उसने गजब कर दिया। उनके 50 कदम दूरी पर एक आदमी खड़ा है जो रियल ड्रोन उड़ा रहा है। मोदी सरकार भी ऐसी चल रही है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिखने में तो ये सामने नजर आ रहे हैं जैसे ये चला रहे हो, लेकिन चला कोई और रहा है। ये ड्रोन देखिए भरत मंडपम का इनॉग्रेशन जैसा इन्होंने दिखाया, इन्होंने कि थाल लेके खड़े हो गए, मगर कोई उद्घाटन दूसरा कर रहा था। उसी तरीके से इनकी हर योजना, हर शासन, हर निर्णय और कोई कर रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि खाली नारंगी नहीं है इसमें, अमेरिका भी दोषी है। अमेरिका ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट कर लिया है ना। तो कितने देश ये चला रहे, क्योंकि इन्होंने आपने देखा होगा अभी कि इन्होंने पहले जो लड़ाई थी, मणिपुर की लड़ाई, पहले ईसाई वर्सेस हिंदू हो गई, फिर मैतेई कुकी हो गई, फिर तराई पहाड़ी हो गई, फिर देशी विदेशी ताकतों का भी आ गया, फिर भाजपा कांग्रेस और कम्युनिस्ट हो गई, और अब महिला और पुरुषों की हो गई। जी जी जी। अच्छा, ये वैसे भी जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है, उसके सारी फॉल्ट लाइंस पर ये काम करते हैं ऐसा लगता है। तो ये अलग अलग तरीके से समाज को बांटने का जो काम आपने जिस तरह से बताया कि मैतेई कुकी और क्रिश्चियन और हिंदू और अब ये पुरुष और महिला तक बात आ गई। आखिर क्या होने वाला ये अब ये जो अपोजिशन का डेलीगेशन वहां गया है, आपको क्या लगता है कि कहीं मणिपुर रुकेगा या इसी तरह से जलता रहेगा, क्या होगा? देखो, मणिपुर आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव पार्ट है, वो कश्मीर से भी ज्यादा संवेदनशील इलाका है, क्योंकि वो जब से जल रहा है, जब से भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया था। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था तो वहां के जो हिंदू बंगाली थे वो ऊपर चले गए, कुछ आ गए बांग्लादेश, यहाँ पर कलकत्ता में, और कुछ ऊपर के साइड में चले गए। तो ऊपर के साइड में चले गए, नेचुरली वो आदिवासी लोगों से पढ़े लिखे थे, उनसे ज्यादा व्यवस्था को समझने वाले लोग थे, तो व्यवस्था पे कब्जा धीरे धीरे इनका हो गया। आदिवासी उनको विद्रोहित हो गए, उनके ऊपर विद्रोह करने लग गए। तो पूरी नॉर्थ ईस्ट की जो लड़ाई है, बंगाली वर्सेस ट्राइब, ऐसी ही लड़ाई है पूरी। आप कहीं भी चले जाओ, नागालैंड चले जाओ और कहीं चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, मिजोरम चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, लड़ाई ऐसी ही दिखाई देती है आपको कि बाहरी वर्सेस ट्राइब। तो ये जो लड़ाई, त्रिपुरा की भी यही लड़ाई थी और यही लड़ाई है वहां। तो ऐसे इसमें इतना संवेदनशील एरिया धीरे धीरे एक एक ये करके, मतलब मिजो एग्रीमेंट हुआ होगा, नागा एग्रीमेंट हुआ होगा, अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट कर करके हमने उसको शांत किया था, उस एरिया को शांत किया था। अब इन्होंने अपने मैतेई 53% वोट है ये देख के जिस तरीके से वहां आग डाल दिया पूरा, और उसमें पेट्रोल छिड़क रहे, हर वक्त पेट्रोल छिड़क रहे। ये हमने कई बार देखा है, मैंने 2 बार आपको उसके बारे में कि मणिपुर की व्यवस्था क्या है, तो उसमें बालकृष्णन का क्या रोल है, उसमें इनके आरएसएस के लोगों ने किस तरीके से वहां रोल अदा किया, किस तरीके से बढ़ाया। अभी वो महिला है, वो जो महिला है का कल मोर्चा निकला सर,
हाँ वो बोल रही है कि जिन्होंने वो बलात्कार किया, जिन्होंने वो महिलाओं को नेकेड किया, कपड़े वस्त्रहीन बनाया, उनको छोड़िए। जैसे हाँ माया कोटवानी के लिए बजरंगी के लिए और उसको क्या नाम है उनके लिए मोर्चे निकल रहे थे, वैसे ही हालत है। हाँ। तो इनको कोई देश से दुनिया से लेना देना नहीं है, इनको अपनी सत्ता से और पैसे से लेना देना है। जी 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 आरएसएस की फिलॉसफी जो है वो उसी तरीके से है। इसमें हम ये देखना चाहिए हमको कि हम नैतिकता, हमारा देश का पतन कहाँ हो रहा है, किस हाँ तरीके से पतन हो रहा है, और इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। मैं उसको डिटेल बताना चाहता हूँ। हाँ। अविनाश जी, मैं मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, ब्रीफ में आज मुझे 2-1 मिनट में बता दीजिए इस पर, तो मैं समझता हूँ हमें जरा अब कंक्लूड करना चाहिए। नहीं सर, ये बड़ा मुद्दा है कि हमने निर्भया के वक्त क्या किया था, हमारी सरकार ने क्या किया था। जो घटना हुई थी दिसंबर में हुई थी 2012 के, हाँ निर्भया वाली घटना, हाँ हमारे दिल्ली में पूरा आक्रोश पैदा हो गया था। मगर आपको एक बात बता देता हूं कि सारे आरोपी उसके 24 घंटे में अरेस्ट हो गए थे, बिना सरकारी प्रेशर, बिना किसी ने सवाल किए, बिना डरे पुलिस ने सबको अरेस्ट करके जेल में कस्टडी में डाल दिया था। पीसीआर उनका हो गया था। अभी उनकी हालत क्या है जरा मणिपुर की देख लेना। ये सब ध्यान इसलिए रखो कि मैं मणिपुर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जी जी जी। और किसी भी राह नहीं देखा था उन्होंने, और इन्होंने ये भी राह नहीं देखा था दिल्ली पुलिस ने कि कोई उसका साथी रिपोर्ट दर्ज कराएगा, एफआईआर देगा, या उसका कोई रिश्तेदार एफआईआर देगा, इसकी भी राह पुलिस ने नहीं देखा था। और पुलिस ने सो मोटो संज्ञान लेके तुरंत एक्शन ले लिया था। पार्लियामेंट्री होम अफेयर कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने तुरंत दूसरे दिन मीटिंग बुला के होम सेक्रेटरी आरके सिंह और कमिश्नर दिल्ली के नीरज कुमार को सम्मन किया था। उसके मुखिया थे वेंकैया नायडू उस कमेटी के। मगर सरकार ने ये नहीं बोला कि आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, नहीं बोला बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि किसी ने ये नहीं बोला, यूपीए चेयरमैन ने भी ये नहीं बोला कि तुम इसकी राजनीति कर रहे हो। आज देख लो, हर बात में राजनीति कर रहे हो तुम, इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी इन्होंने जो बुलाया था, ये जो वेंकैया नायडू ने बुलाया था, किसी के यूपीए के किसी मंत्री ने, संतरी ने या चेयरमैन ने नहीं बोला कि तुम राजनीति कर रहे हो। उसके तुरंत 3 दिन 4 दिन के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद भी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर करने की सुमोटो निर्णय ले लिया था कि हम वो इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर करेंगे, पुलिस पे हमारा भरोसा नहीं है। मगर किसी ने ये नहीं बोला कि ये दखल है, किसी ने नहीं बोला कि ये सुपरसीड है, उसके काम पर दखल है, नहीं बोला। कोर्ट ने उसी दिन बस में जो लूटपाट हुई थी उसके पुलिस अफसरों को बुलाया कोर्ट में, और उनकी रिमांड लेके उनको पूछा कि जो उसी बस में दोपहर में घटना हुई थी तो तुमने उस पर एक्शन नहीं लिया, इसलिए तुम पर कार्रवाई क्यों ना हो कि तुम्हारी वजह से बलात्कार हुआ। सेंसेशन देख लीजिए उस वक्त का, जिसको हम मौनी बाबा की सरकार बोलते, अकार्यक्षम सरकार बोलते थे, रोते हुए औरत की सरकार बोलते थे। उसी वक्त कोर्ट ने ऐसे गुनाह के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो, ये डिमांड कर दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने। और सीजीआई ने, अल्तमस कबीर उस वक्त सीजीआई थे, उन्होंने 2 जनवरी को, मतलब 15-17 दिन में पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना की घोषणा भी कर दी थी। बात गुनाह के 16वें दिन ये हो गया था सर। दिन गुनाह हुआ, उसके दिन, उसके 16वें दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो गया था। मनमोहन सिंह 16 दिसंबर को मनमोहन सिंह ने उसको हाई पावर कमेटी बुलाया था, कैबिनेट की मीटिंग बुलाया था, और उस लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर ट्रांसफर कर दिया था। एम्स में उसके 5 ऑपरेशन हो गए थे। सोनिया जी वहां जाके उन लड़कियों की और परिवार के साथ में क्या हालत है, परिवार को ढाढ़स बंधा रही थी और बता रही थी कि पूरा देश आपके साथ में, गुनाहगारों ने गुनाह किया होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा और बच्ची को बचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मगर जब दुर्भाग्य से वो लड़की वहां भेजना पड़ा तो मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट के सामने 29 दिसंबर को और प्रेस के सामने झुक कर बोला था, ऐसे तन कर नहीं, और ये बोल के नहीं कि राजस्थान में हो गया, इधर हो गया। राजस्थान में तो अरेस्ट हो गए 24 घंटे में, मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, उसका कंपेयर करेंगे और 10 सेकंड का भाषण देंगे इतने बड़े घटना पर। मनमोहन सिंह जी ने गर्दन झुकाकर प्रेस के सामने बोला था कि हम हमारे बेटी को नहीं बचा सके।
दूसरे दिन जब निर्भया की, यानी उसके 10 दिन बाद निर्भया की जब डेड बॉडी आई, सर बुरा लगता है कि कहां से कहां तक पतन हो गया हमारे देश का। और ये पतन करने के लिए हम लोग जिम्मेवार है। अब ये नहीं होता है। ये कहा जाता है कि आप जो है मतलब पूरा देश जो है वो शर्मिंदा है। अब ये कह दिया जाता है कि पूरा देश शर्मिंदा है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि देश कहां से कहां पहुंच गया। मणिपुर में अब भी देखिए सर, उसके बाद में देखिए दूसरे दिन, उसके बाद में जब डेड बॉडी आई तो दिल्ली एयरपोर्ट पर डेड बॉडी को स्वीकार करने के लिए हाथ बांधकर और गर्दन झुकाकर यूपीए प्रेसिडेंट खड़ी थी, मनमोहन सिंह खड़े थे, और पूरे देश को विनम्रता से उसको देह को उन्होंने लिया, रिसीव किया और सम्मान जलाया था उसको, देह को। उसके बाद में 10 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। 9 महीने में फांसी हो गई थी चारों को। और मोदी गैंग उस वक्त दिल्ली को बलात्कार की राजधानी बोलते थे। शर्म नहीं कर रहे थे ये कि हमारा दिल्ली को बदनाम कर रहे, हमारे देश को बदनाम कर रहे, इसकी शर्म नहीं थी इन लोगों को। उसके बाद में ये इलेक्शन में वोट मांगते वक्त, 2014 के इलेक्शन में वोट मांगते वक्त मोदी जी के भाषण है कि आप निर्भया को याद रखना। अब किसको याद रखना है? 20 मार्च 2020 को फांसी हो गई उनको। ये फांसी होने के लिए 7 साल लगे, फांसी का निर्णय देने के लिए 9 महीने, और फांसी देने के लिए कार्यक्षम सरकार, 56 इंच का सीना, आंख से आंख मिलाने वाले को इतने साल लग गए। 2020 आ गया, 2012 से 2020 आ गया, ये कार्यक्षम है। मीरा कुमार ने मांग पर तुरंत एक सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिन जज का नाम था JS वर्मा। 12 दिसंबर 2012 को और 3 फरवरी 2013 को 60 दिन में निर्भया एक्ट लाया गया था, और उसमें निर्भया फंड 1600 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया था। एक और सरकार जुडिशियली इतनी शीघ्रता से कार्रवाई कर रही थी, और भाजपाई सेना सारे देश में देश की बदनामी में व्यस्त थी। इंडिया गेट पर VK सिंह और बाबा रामदेव सक्रियता से आंदोलन कर रहे थे। अभी 10,61,000 महिलाएं गायब है गत 3 साल में, लड़कियां गायब है। बाबा रामदेव जी कहाँ है? VK सिंह जी कहाँ है? दिखाई नहीं देते। और अभी फौज के हथियार छीन लिए, लड़कियां निर्वस्त्र करके घुमाई गई, और ये सब के सब मौन रह के क्या कर रहे मुझे पता नहीं है सर। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में उस वक्त आंदोलन हुए थे निर्भया के वक्त, मगर उस सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे कार्य में हस्तक्षेप है। अब तो बात बात पर वो महिला मंत्री है स्मृति ईरानी खड़ी हो जाती है कि विदेशियों का हस्तक्षेप है, विरोधी पार्टियां राजनीति कर रही है, फलाना ये कर रही है। अरे राजनीति तो वह है मैडम जो आपकी लड़की पोर्क बेच रही थी इल्लीगल, बीफ बेच रही थी इल्लीगल, दारू बेच रही थी इल्लीगल, मरे हुए आदमी के नाम से लाइसेंस ले रही थी। और नैतिकता की बातें आप जैसे लोग करेंगे और हमको नैतिकता सिखाएंगे। और उसके बाद में चंद्रचूड़ जी ने जब कहा कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेंगी तो हम एक्शन लेंगे, तो उनको 7 लाख लोगों ने उनको गाली बका ट्विटर पर। 7 लाख लोग, कौन है सर ये? और उसमें इन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, और फिर भी सारी जुडिशियली चुप है। तो हमारे देश में हो क्या रहा है? कहां तक हम आ गए? आज स्टैंडिंग कमेटी, होम अफेयर कमेटी और गृह मंत्री मणिपुर जाने से मना कर रहा है। स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाना चाहिए वहां। उस वक्त मीटिंग कर लिया वेंकैया नायडू ने, तो किसी ने मना नहीं किया। ये तो मीटिंग नहीं करने का, वहां जाके देखने की बात कर रहे, तो ये मना कर रहे। वहां जाने वाले पहले राहुल गांधी थे, बाकी को UN सदस्यों को भी नकार दिया इन्होंने, ह्यूमन राइट कमीशन को नकार दिया। सबके वीजा नकारना और सबको बाहर खड़ा करना, ये देश की नैतिकता है। और ये नैतिकता का पतन सबसे पहले 2018 में शुरू हुआ था, जब देश चुप था। मैं देश के लोगों से बोलता हूं, सरकार छोड़िए सर, सरकार आएगी जाएगी, देश के लोग क्या कर रहे, हम लोग क्या कर रहे। 2018 में 8 साल की असीफा के साथ में मंदिर के गर्भगृह में जब अनेक दिन सामूहिक बलात्कार हुआ, और उस वक्त BDP एंड BJP की वहां सरकार थी,
लाल सिंह चौधरी और चंद्र प्रकाश ने उस बलात्कारी हिंदू ब्राह्मण संस्कारी है और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये सब उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, ये बोल के भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगे का मोर्चा निकाला था। उस वक्त जब जनता चुप थी, ये पतन की शुरुआत थी, हमारे नैतिक पतन की शुरुआत थी, हमारे देश के पतन की शुरुआत थी। उनका बंदोबस्त हमने करना चाहिए था। और वो बोल रहे थे कि ये देश को, हिंदू को बदनाम करने का, देश के हिंदू में बलात्कारी बसा हुआ है, उन बलात्कारियों में, और उसमें ऐसा देश बसा हुआ है, ऐसा देश चलता है। उस वक्त तो उन्होंने कठुआ के जज का घेराव कर लिया था, वहां के वकीलों ने, कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जो कि हालांकि वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली डीसीपी जो थी लड़की, वो भी हिंदू थी, और उन्होंने कुछ किसी का प्रेशर नहीं माना और उसने सिरे तक पहुंचा दिया, सबको सजा दिलवाई। अब नहीं बोल रहे। उस वक्त जिन्होंने मोर्चा निकाला, बीजेपी के मंत्री वहां जाके जो उनका सम्मान कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, उनका बचाव में मोर्चे निकाल रहे थे, उस वक्त बीजेपी मैसेज दे रही थी कि हम बलात्कारियों के साथ में खड़े हैं, हम गुंडों के साथ में खड़े हुए हैं, हम ऐसे ऐसे नालायक लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। दूसरा इंसिडेंस हमारी नैतिकता का गिरने का था, अखलाक की हत्या। हमने उसके फ्रीज में ब्रीफ था कि नहीं, उसका पहले पोस्टमार्टम करवाया। उसका बेटा इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था, और हम उसके मंदिर पे इकट्ठा होके, मंदिर पे अनाउंस करके उसके घर में गए और पत्थर से कुचल के उसको मार दिया, क्योंकि वो बीफ खाता है। और जब वो चारों आरोपी छुड़ाए गए, उस वक्त उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा गया था। क्या मामला था ये क्या मामला था? दोनों मंत्री क्यों जा रहे थे? वो ये बताने जा रहे थे कि केंद्र का शासन बलात्कारियों के साथ में खड़ा है, केंद्र का शासन बलात्कारियों का समर्थन करेगा अगर वो बलात्कार अल्पसंख्यकों पर हो गए, विशेष तौर से मुसलमानों पर हो गए। मगर उसके आगे चलकर क्या होता है देखिए। ये पागल भीड़ को जो संदेश दिया मुसलमानों के विरोध में हम खड़े होंगे, आज वो मुसलमानों के पशमंदा और ये करके वोट माना चाहते। देखो, मुसलमान 1400 साल से नहीं भूले कुर्बानी, आज भी भूलेंगे मुझे नहीं लगता है किसी बात का। मगर उसके सामने 20 सितंबर को 2020 को हाथरस में हुआ एक बैकवर्ड क्लास की लड़की के साथ में, 19 साल की लड़की का साथ में हत्या की गई। खाली मुसलमान टारगेट पर नहीं है, इनके टारगेट पर किसान भी है, इनके टारगेट पर बैकवर्ड भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है। ये लड़की पर सामूहिक बलात्कार हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि ये फेक न्यूज है। जब उसके वीडियो वायरल हुए तो बाबा सामने आए और उन्होंने बोला कि ये यूपी को बदनाम करने का, यूपी का षड्यंत्र है, यानी बाहरी षड्यंत्र है, फॉरेन कंट्रियों का, विदेशियों का षड्यंत्र है। मगर वीडियो बाहर आने के बाद उस पर एफआईआर करना पड़ा मजबूरन, और लड़की को उपचार के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके परिवार का बाप को एफआईआर दर्ज करने के लिए माथा पटक के वहां मर गया वो पुलिस थाने में, और लड़की को विचित्र अवस्था में ला के जब शव उसका जलाया गया तो उसके माँ बाप को उसका शव का दर्शन भी नहीं करने दिया। और शव का दर्शन नहीं किया था, मीडिया वाले जो गए थे उनके ऊपर भी केस डाल के 1.5 साल उनको अंदर रखा। सर, हमारा पतन की पराकाष्ठा है और जनता चुप रही। मैं बार बार जनता को बोल रहा हूं कि तुम चुप क्यों थे, चुप क्यों रहते हो? अगर चुप रहोगे तो कल तुम्हारी बेटी होगी। आज वो वहां जो हुई थी वो हाथरस की बेटी थी, वो मुस्लिम नहीं थी, वो तुम्हारी भी बेटी थी, कल तुम्हारे घर की बेटी हो सकती है। और तुम अगर चुप रहे तो उसको भी इस तरीके से सड़ाया जाएगा और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। उस वक्त रोने वाला और चिल्लाने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। उस वक्त भाजपा के विधायक ने भी हाथ में तिरंगा लेकर वो हाथरस के जो गुंडे थे, बलात्कारी थे, उनके समर्थन में मोर्चा निकाला था। क्या मैसेज दे रहे थे, क्या मैसेज जा रहा था? उसके बाद में भाजपा का एक एमएलए मंत्री कुलदीप सेंगर, उसने भी वही किया। पिता ने पुलिस थाने में जाके माथा पटक के मर गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और बलात्कार जिसके ऊपर हुआ था उस लड़की को भी दुर्घटना में मरवा दिया गया। उसके समर्थन में बीजेपी सरकार उतरी
और लड़के और उसके परिवार पर बेजा आरोप और नफरती गैंग ने ट्रोल कर दिया था पूरा कि ये पैसे के लिए कर रहे हैं, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, ये सपा के हाथों में खेल रहे हैं, वगैरह वगैरह जो आरोप लगाना था वो लगा दिया। और ये सब का गिरने का जो अंतिम सिरा आ गया था वो 15 अगस्त 2022 था, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को हमने छोड़ा था, जिन्होंने 7 लोगों की हत्या की थी और 3.5 साल की बच्ची की भी हत्या की थी। उसको भी छुड़ाया गया उन लोगों को, और उनके स्वागत में MP, MLA, विश्व हिंदू परिषद ने तो ऐसा संस्कार किया, उसका सत्कार किया और ये बताया कि ये संस्कारी जाति के और परिवार के लोग हैं, ये ऐसे हो नहीं सकते। मतलब जाति से अभी क्राइम होगा, जाति से क्रिमिनल समझा जाएगा और छोड़ा जाएगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, बिल्किस बानो को हत्याओं की केस मांग रहा है कि कैसे छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया, उसकी फाइल दे दीजिए। इतने दिन हो गए सर, 2 साल हो गए, अभी करीबन 1.5 साल तो होते ही आया है, फाइल अभी सबमिट नहीं हुआ। और अभी ये हालत है कि प्रचार मंत्री जी हमारे 3 विदेश यात्रा, अनेक प्रचार यात्रा और अनेकों उद्घाटन करते हुए घंटों बोलते घूमते हैं, मगर मणिपुर के बारे में संसद के बाहर 8 मिनट बोला, संसद के अंदर नहीं। और उसमें दुर्भाग्यशाली महिलाओं पर 10 सेकंड बोले, उसको भी 140 करोड़ जनता के पतन को जिम्मेवार माना। उनकी जिम्मेवारी कोई नहीं है। ये देखिए बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं। अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही डिटेल्स निकाली हैं, बहुत सी चीजें हमें बताई हैं। वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से भारत मंडपम में बोले गए झूठ, वहाँ ड्रोन कोई और चला रहा है और अपने आप को दिखाते हुए, और यहाँ जिस तरह से मुसलसल रेप करने वालों को आदर और सत्कार किया जा रहा है, जिस तरह से मणिपुर के तमाम हालात खराब होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जा रहे और फिर भी इलेक्शन जीतने की बात है, ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। देश इसको वो सास भी कभी बहू थी वाली वहां तेवर दिखा रही है, एक्टिंग दिखा रही है पार्लियामेंट में खड़े होके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह मंत्री है, बलात्कारियों की मंत्री है तू। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हालात हैं कि वाकई कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे ज्यादा क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, लेकिन बहुत ही बेशर्मी के साथ, झूठों के साथ, बलात्कारियों के साथ और तमाम बेईमानियां करके किसी भी तरह से इलेक्शन जीतने का जो शौक है वो पूरा करने की कोशिश है, जनता के भविष्य को एक तरह से अंधकार में करने की कीमत पर। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत सी चीजें हमें बताई। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।